व्हाट्सअप गाइस, अभी लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज आई है जिसका टाइटल है यूक्रेन किल्स 400 रशियन सोल्जर्स इन वन शॉट। मतलब एक ही बार में 400 रशियन सोल्जर मार दिए यूक्रेन ने। तो किस तरीके से क्या मामला है देखते हैं। और बहुत तगड़ा गुस्सा हो चुका है रशिया के अंदर। तो भैया आगे क्या होने वाले देखते हैं। वर्ल्ड अफेयर्स चैनल से वीडियो है, प्रशांत धवन सर की वीडियो है, तो पूरा डिटेल में समझने को मिलेगा। और चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब वीडियो कर दे, लाइक 1 2 3 गो। हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ आज के समय आप इंटरनेशनल मीडिया में हर जगह आप देखोगे, चाहे डोमेस्टिक मीडिया देख लो, एक टॉपिक डिस्कस किया जा रहा है कि कैसे यूक्रेन ने एक झटके में बहुत सारे रशियन सोल्जर्स मार दिए। नाउ मुझे यहाँ पर बोलना पड़ेगा कि यूक्रेन क्लेम कर रहा है कि इन लोगों ने हंड्रेड्स ऑफ रशियन सोल्जर्स एक ही अटैक में मार दिए हैं। यूक्रेन के हिसाब से टोटल नंबर है कि 400 रशियन सोल्जर मारे गए हैं, जबकि रशिया ने अभी तक ये क्लेम किया है कि इनके अटैक से 63 के आसपास सोल्जर्स मारे गए हैं। इंटरनेशनल मीडिया आप अगर देखें तो कह रहा है कि जो रियल नंबर है ये बीच में है। एक सिंगल अटैक में यूक्रेन ने मोस्ट प्रोबेबली 200 के आसपास रशियन सोल्जर मारे हैं, क्योंकि रशिया भी काफी बार जो अपनी कैजुअलिटीज हैं ये कम रिपोर्ट करता है। और हाँ बिल्कुल, यहाँ पे आप कह सकते हैं मगर ये वॉर इतनी लंबी चली है, अब तक तो हजारों लोग मर गए होंगे, हजारों नहीं। यूएसए के एस्टिमेट के हिसाब से, यूएस गवर्नमेंट के एस्टिमेट के हिसाब से इस पूरी यूक्रेन वॉर में अगर हम सिर्फ मिलिट्री कैजुअलिटीज की बात करें, मैं सिविलियंस की बात नहीं कर रहा, सिर्फ मिलिट्री कैजुअलिटीज की बात करें तो यूएस मान के चल रहा है कि 2 लाख मौतें ऑलरेडी हो चुकी हैं। क्योंकि ये वॉर आप अगर देखो तो 10 महीने हो गए, अभी तक खत्म नहीं हुई है। और अभी भी 2023 में लग रहा है कि ये वॉर आराम से कई महीने और चलेगी। तो जहां पर 2 लाख सोल्जर मारे गए, अगर 200 सोल्जर और मर गए, तो इसमें न्यूज क्यों बन रही है? न्यूज इसलिए बन रही है क्योंकि सीधा यूक्रेन ने, आप कह लीजिए, रशियन टेरिटरी में घुसकर जहां पर इनके बहुत सारे सोल्जर्स थे वहां पर अटैक किया है अमेरिकन वेपन से। नहीं तो यूजुअली आप देखोगे जो रशियन सोल्जर्स की डेथ होती है ये यूक्रेनियन टेरिटरी में होती है, या फिर एटलीस्ट उस टेरिटरी में होती है जो रशिया ने अभी तक कब्जा ही नहीं है। और इसलिए ग्लोबल मीडिया इस इवेंट को कवर कर रहा है। और रशिया में आप देखोगे ना, बहुत ज्यादा गुस्सा है। अभी आपको बताऊंगा कि ये जो गुस्सा है ये लार्जर पिक्चर में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले क्यों करेगा। मगर अभी के लिए हम देख पा रहे हैं कि पहली बार ना रशिया में जो सिविलियंस हैं वो भी चाहते हैं कि रशियन गवर्नमेंट एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिप्लाई दे यूक्रेन को। ऑफ कोर्स कुछ गुस्सा जो है यहाँ पर ये रशियन गवर्नमेंट पे भी है कि एक ही बिल्डिंग में इतने सारे सोल्जर्स आप क्यों रखोगे। हमेशा डेंजर बना रहता है कि अगर मान लो उसी बिल्डिंग को अटैक कर दिया तो इकट्ठा बहुत से सोल्जर मारे जाएंगे। बट मेन रशिया में इस वक्त डिमांड है रिवेंज की, बदले की। ना यूक्रेन ने अटैक किया कहाँ पर है ये पहले जान लो। यहाँ पर आप देख पाओगे ये अभी के लिए यूक्रेन वॉर का मैप है। ये रशियन फेडरेशन है और ये जो लाल एरिया आप देख रहे हो ये वो एरिया है जो रशिया ने कब्जा लिया है। और जो डोनेस्क रीजन है ना यहाँ पर रशिया का, जो रशिया कहता है कि अब इनका पार्ट है, वहां पर ये जो लोकेशन है यहाँ पर एक बिल्डिंग थी और इसी बिल्डिंग को यूक्रेन की आर्मी ने टारगेट किया हिमार्स से। ना हिमार्स क्या है? हिमार्स एक हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम है। इंडियन कंटेक्स्ट में आप मान के चल लीजिए तो जिस तरीके से हमारा पिनाका रॉकेट सिस्टम है उसी तरीके से ये हिमार्स भी काम करता है। एक्चुअली आप अगर ओवरऑल बात करें वेट की, रेंज की, तो पिनाका कुछ हद तक बेहतर भी है हिमार्स से। और यहाँ पे आप देख पाओगे छोटी सी वीडियो है पिनाका रॉकेट सिस्टम की। और ऑफ कोर्स ये जो हम लॉन्च कर रहे हैं मिसाइल, ये हम कर रहे हैं एक फील्ड में, एक ओपन फील्ड में। यूक्रेन काफी बार क्या करता है कि सिंस ये जो पूरा रॉकेट सिस्टम है एक व्हीकल बेस्ड है, ये कहीं भी सिस्टम को ले जाएंगे, जंगलों में छुपा देंगे। काफी बार सड़कों से भी, जी हाँ, आसपास पेड़ होंगे, बीच में सड़क मिल गई, सड़कों से भी काफी बार यूक्रेन की आर्मी ये हिमार्स रॉकेट सिस्टम को लॉन्च कर देती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पाओगे ऐसी बहुत सी वीडियो सोशल मीडिया पे अवेलेबल है। यूक्रेन के सोल्जर्स लिटरली पोज करते हुए, रशिया को चेतावनी देते हुए हिमार्स रॉकेट सिस्टम लॉन्च करते हैं। और ये रॉकेट सिस्टम बाय द वे यूएस ने दिए हैं यूक्रेन को। ये बने थे 1990s में, मगर टेक्नोलॉजी की ऐसी है कि आज भी, आप 33 साल बाद भी देख लो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वॉर में ये क्रिटिकल रोल निभा रहे हैं। और एक बहुत ही नेचुरल क्वेश्चन यहाँ पे आपका ये आ सकता है कि मगर यूक्रेन अभी तक थका क्यों नहीं है? 10 महीने से ऊपर हो गए, रशिया जैसी मिलिट्री सुपर पावर से ये लोग लड़ रहे हैं। रीजन इसका क्या है? देखो रीजन यहाँ पर ये है कि कांस्टेंट यूएस सपोर्ट मिल रही है यूक्रेन को। आप आंकड़े अगर देखो तो यूएस ने 113 बिलियन डॉलर्स दिए हैं यूक्रेन को। इंडिया का टोटल जो डिफेंस बजट है ये 77 बिलियन डॉलर्स के आसपास का है। फिर यूके का, रशिया का, फ्रांस, जर्मनी, किसी कंट्री के
यूएस और चाइना को छोड़कर किसी कंट्री के डिफेंस बजट से आप इस आंकड़े को कंपेयर कर नहीं सकते। एक्चुअली आप अगर चाइना के बजट को भी देखो ना, तो चाइना इंडिया का जो बजट है उसमें एक बहुत ही बड़ा पोर्शन जाता है सोल्जर्स की सैलरी और रिटायर्ड सोल्जर्स ऑफिसर्स की पेंशन पे। वेराज यूएस ने जो ये पैसा दिया है यूक्रेन को, इसका 90% सीधा गया है वेपन्स प्रोक्योरमेंट में। तो यूक्रेन ऑल्दो एक छोटा देश है, छोटी मिलिट्री है, मगर इसके पास वेपन्स बहुत सारे हैं, एम्यूनेशन की कोई कमी नहीं है यूक्रेन के पास। वेराज रशियन साइड को आप अगर देखें तो लगातार यहाँ पर एम्यूनेशन भी खत्म हो रहा है। अब कई रिपोर्ट्स ये भी क्लेम कर रही है कि रशिया को हो सकता है कि 1980s के जमाने का जो एम्यूनेशन है, जो पुराना इनके पास असला बारूद पड़ा है, जो पता नहीं काम करेगा भी या नहीं करेगा, वो भी इस्तेमाल करना पड़े। और सिंस अब यूक्रेन लगातार रशिया के सोल्जर्स, इनकी जो प्रॉपर ऑक्यूपाइड टेरिटरी है, जो रशिया मानता है कि रशियन फेडरेशन का पार्ट है, वहां पर ये लोग आराम से रशियन सोल्जर्स को मार रहे हैं इतनी बड़ी संख्या में। तो इसलिए अब रशिया में हम देख रहे हैं एक कंसेंसस डेवलप हो रहा है सुपर कॉम्बैट को लेकर, जहां पर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स की बात ओपनली की जा रही है। अभी रिसेंटली मैं देख रहा था, रशिया का सरकारी मीडिया है, वहां पर बातचीत हो रही थी इस बात को लेकर कि क्या यूक्रेन पर इनको न्यूक्लियर बॉम्ब्स, टैक्टिकल न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिराने चाहिए। और एक इनके मिलिट्री ऑफिसर ने यहाँ पर ये कहा कि देखिए ये बेस्ट टाइम है, सर्दियों का बेस्ट टाइम है एक टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन यूक्रेन पर गिरने का। इन्होंने स्टडी करी है यहाँ पर हाइड्रोलॉजी, किस तरीके से नदियाँ बहती हैं यहाँ पर, तो बहुत ज़्यादा हाई पॉसिबिलिटी है कि आने वाले समय में रशिया एक टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन ड्रॉप कर दे यूक्रेन पर। मैं चाहता हूँ ये जो वीडियो है ये आप देखें। А вы, товарищ подполковник, как относитесь к идее применения тактического ядерного оружия? Ну, положительно. Вы знаете, мы даже в нулевые годы проводили исследования в этом отношении. И я вам так скажу, что при определенных гидрометеорологических параметрах атмосферы и суши, метеорологии суши, эффективность тактического ядерного оружия можно повышать, ну, как минимум 6-8 раз. Это очень серьезная тема, и, конечно, с точки зрения погодного фактора это тоже значимо. Ну, а что касается вообще истории применения, то, ну, понятное дело, что применение тактического ядерного оружия может в корне изменить боевую обстановку. Ну, и я напомню, что вообще-то и производство, и само применение этого оружия, оно не регламентируется никакими международными договоренностями. Здесь у всех руки развязаны. Ну, за исключением ना रशियन मिलिट्री ऑफिसर यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अर्ली 2000 में इन्होंने इस बात पर स्टडी भी करी थी कि यूक्रेन का जो ये प्राइमरी एरिया है, यहाँ पर सर्दियों के टाइम में अगर एक टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन गिरा जाता है तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा। क्या हवाओं का जो बहाव है उससे रेडिएशन रशिया के इलाकों में फैल जाएगा, या फिर जो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है ये पॉल्यूटेड हो जाएगी। तो इन्होंने यहाँ पर कहा है कि अब वेदर इस तरीके का हो चुका है, यहाँ पर स्नो ऐसी हो रही है कि पहली बात तो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन जिसकी पोटेंसी होती है, आप मान के चल लीजिए 1 किलो टन से भी कम, 1 या 2 किलो टन के आसपास, जो हिरोशिमा नागासाकी में यूज किया था यूएसए ने वर्ल्ड वॉर 2 के अंत में, उन वेपन्स की पावर थी 12 से लेकर 21 किलो टन। तो बहुत ही छोटे स्केल का अगर एक टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन रशिया इस्तेमाल करता है इस बर्फ वाले वेदर में, तो रशियन ऑफिसर्स के हिसाब से उसकी पावर, उसकी पोटेंसी 6 से लेकर 8 गुना बढ़ सकती है। उसके अलावा जो न्यूक्लियर फॉल आउट होगा, जो रेडिएशन होगी, वो रशियन इलाकों में पहुंचने का खतरा बहुत कम होगा। तो रशियन मिलिट्री, रशियन सोल्जर्स की अगर मैं बात देखूं, जो इनके इंटरव्यू है उनको मैं एनालाइज करूं, तो बिल्कुल इनकी तरफ से एक 100% हरी झंडी ये दिखा चुके हैं कि टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल कर दो, नहीं तो यूक्रेन लिटरली रशिया के सर पे नाचेगा, क्योंकि यूएसए की तरफ से वेपन्स की अनलिमिटेड सप्लाई है। रशिया के पास एक टाइम पे आकर वेपन्स की एम्यूनेशन की कमी होगी, तो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन ही ऐसे टाइम में एक लेवल प्लेइंग फील्ड खड़ी कर सकता है। मगर यहाँ पे एक लार्जर क्वेश्चन ये भी आता है कि पॉपुलेशन को ना आपको लेना होगा कॉन्फिडेंस में। अभी के लिए बहुत से सर्वेज हुए हैं जहां पर हमको ये पता लगा है कि रशिया में ही बहुत ही बड़ी आबादी है वो इस बात के पक्ष में नहीं है कि रशिया को न्यूक्लियर वेपन्स यूज करने चाहिए। जब रशिया की आबादी से पूछा गया कि सीधा डायरेक्टली रशिया यूज कर दे न्यूक्लियर वेपन्स, तो यहाँ पर सिर्फ 3% के आसपास लोगों ने कहा कि हाँ डायरेक्टली यूज कर लो। हालांकि मुझे ये भी ऐड करना पड़ेगा कि आम आदमी के दिमाग में आता है कि हिरोशिमा नागासाकी में जो हुआ था, जिस तरीके से सिविलियंस को बॉम्ब किया गया था वैसे किया जाएगा। इवन दो क्वेश्चन में ये बात स्पेसिफिकली ऐड करी गई कि टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन की हम बात करें, मगर आम आदमी को इतना
क्लैरिटी में पता होता नहीं है कि टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन की एबिलिटी क्या है, वो किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। तो बहुत कम आबादी है रशिया में जो अभी भी न्यूक्लियर वेपन्स को यूज करने के समर्थन में है। मगर ये जो सर्वे है ये नवंबर महीने के हैं। जैसे जैसे ऐसी रिपोर्ट सामने आएगी कि यूक्रेन अब रशियन सोल्जर्स को लगातार मार रहा है, तो रशिया में आप देखोगे इनकी आबादी में भी ना एक चेंज ऑफ ओपिनियन आएगा कि हमारे जवान मारे जा रहे हैं, हमारे लोग मारे जा रहे हैं, जितने रशियंस यहाँ पर मरेंगे पुतिन फिर और ज्यादा रशियन लोगों को, रशियन सिविलियंस को अपनी सेना में फिर से डाल देंगे। तो अभी देखो एक कंसेंसस बनाया जा रहा है। तो जैसे ही रशिया की आबादी में भी इस बात को लेकर एक एक्सेप्टेंस आ जाती है, मैं कहता हूँ 20-25% लोग भी कहना स्टार्ट कर देते हैं कि टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन गिरा दो यूक्रेन पर, रशिया ये बड़ा स्टेप ले लेगा ना। इंडिया की वैसे अगर हम बात करें तो हमारा यहाँ पर क्या रोल है, इसका हम पर इम्पैक्ट क्या होगा। तो देखो अगर रशिया ने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन यूज कर दिए, हालांकि लीगल ग्राउंड्स पे ये किसी ट्रीटी का वायलेशन होगा नहीं, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन के बारे में कोई प्रॉपर ट्रीटी है नहीं इंटरनेशनली। इंडिया ने क्लियरली रशिया को ये कहा है कि न्यूक्लियर वेपन्स यूज मत करिएगा, हम उस केस में न्यूट्रल नहीं रह पाएंगे। ये बात यूएसए की CIA के चीफ खुद कह चुके हैं कि पीएम मोदी के जो व्यूज हैं न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर, इसने एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट डाला रशिया पर। रशिया पहले भी सोच रहा था कि टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन ये लोग यूज कर देंगे, मगर इंडिया और काफी हद तक चाइना का भी जो दबाव है उसकी वजह से रशिया ने ऐसा किया नहीं है। बट जो स्थिति अभी बन रही है यूक्रेन वॉर में, जिस तरीके से यूएस एक अनलिमिटेड सप्लाई दे रहा है यूक्रेन को, इवेंचुअली ये वॉर एक टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन के यूज की तरफ ही बढ़ रही है। और हाँ, आप लोग भाई बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर ये पंगा पड़ गया तो। लेकिन ये नहीं है, अभी कुछ दिन पहले तो बड़ी बड़ी वो थी कि हमारी ये शर्तें हैं पीस फॉर्म के लिए, बताया था प्रशांत सर ने कि उसमें कंडीशन ऐसी रखती है कि ऑर्डर लग रहा था, समझौता नहीं। लेकिन ये ना बहुत क्लियर सी चीज है कि अब तो पता है सच में क्या लग रहा है, क्योंकि यूक्रेन जैसी कंट्री है, इतने टाइम वो सरवाइव कर गया। ये अनलिमिटेड सप्लाई, आपसे क्या होता है एमिनेशन की दिक्कत होती है ये पता है, मुझे ऐसा लग रहा है ये तो एक तरह से वो हो गया कि बस यूक्रेन का एक फेस है कि यूक्रेन लड़ रहा है, सारा कुछ कर तो मतलब इतना बड़ा हाथ यूएस का टिक ही नहीं सकता था इतने टाइम तक। बैकएंड में अमेरिका के सपोर्ट बहुत अच्छे लगे, उन्होंने कहते हैं कितनी भी जरूरत पड़े हम तैयार। तो वो तो एक तरह से अपनी लड़ाई उनके थ्रू लड़ रहा है। रशिया के बताया ना कि वेपन्स भी कम होते जा रहे हैं थोड़े तरीके से, फिर उनको पुराने यूज करने पड़ते थे। और उन्होंने हिमार्स यूज किया जो रॉकेट लॉन्चर जैसे इंडिया का पिनाका है, तो उन्होंने देखा स्पॉट किया होगा कि एक बिल्डिंग है वहां पर काफी, क्योंकि उन्होंने हमला भी वहां किया है जो एरिया रशिया अपने अंडर ले चुका है, टेक ओवर कर चुका है। उन्होंने कहते हैं क्योंकि पहले उन्होंने उसमें लिखा था ना अपने पीस फॉर्म पे कि जितना वो ऑक्यूपाई किया है वो उतना तो उनको रखना, उसने कहा है कि वापस चाहिए, लेकिन रशिया ने कहा जो हमने ले लिया वो तो हमारा है ही, और बाकी चीजों पे अग्री करना पड़ेगा। भाई साहब बवाल बहुत तगड़ा चल रहा है। और ऐसा नहीं है इन दोनों को, ये तो पूरे हर बताया था ना सबकी इकोनॉमी पूरे उसमें वर्ल्ड में इस चीज का इफेक्ट पड़ेगा। ये चीज तो है, बता तो रहे कि बहुत स्लो डाउन आ जाएगा अभी इस टाइम पे, मंदी आने की पूरे आसार है, क्योंकि ये बहुत पंगा चल रहा है और यहाँ पर समझौते वाली अभी दूर दूर तक कोई बात नहीं समझ आ रही। और अमेरिका ने कह दिया हमारे तो हथियार बिकने लो, वो तो प्लस हथियार बिक भी रहे हैं, वो अपनी सपोर्ट भी दे रहे हैं उनको, क्योंकि वो रशिया को कभी भी ऊपर नहीं आने दे सकते ना। वही मैं कह रही हूँ, वो एक तरह से इनके मतलब उसमें अपनी लड़ाई लड़ रहा है साथ साथ। वो कहीं ना कहीं उनको ये पता है कि कमजोर ही हो रहा है रशिया का, रशिया कमजोर ही हो रहा है, सामने से भी नहीं लड़ना डायरेक्ट, बैक एंड में सपोर्ट दिखाते हुए। बाकी आपके पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताना। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।